Story 3065. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सुन रहे हैं स्टोरी 3065। तो आज की कहानी जो मैं आज आपको सुनाने चाह रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही डरावनी कहानी है। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी मुकेश के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, क्योंकि इस घटना के बाद मुकेश की पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। इस घटना का असर मुकेश पर इतना पड़ा कि अगर वह इसे याद भी कर लेता है तो गहरे सदमे में खो जाता है। शायद मुकेश पूरी ज़िंदगी में उस रात को ना भूल पाए। और अब आगे की कहानी हम मुकेश के शब्दों में ही जारी रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश पांडे है और मैं यूपी के सुल्तानपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में रहता हूं। गांव में तो खैर हमारे परिवार के दादा दादी चाचा चाची लोग ही रहते हैं। मैं, मेरे माता पिता, भाई, हम सब दिल्ली में ही रहते हैं। साल में 1 या 2 बार हम पूरे परिवार के साथ गांव ज़रूर जाते हैं। वैसे मैं आपको ये घटना जो बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ 2016 8 मार्च, जब हम गांव से वापस अपने घर दिल्ली जा रहे थे। हमें दिल्ली के लिए ट्रेन लखनऊ स्टेशन से पकड़नी थी और हम शाम को लगभग 7 बजे ही स्टेशन पर पहुंच गए। हमारी ट्रेन रात 10 बजे की थी। मैं और मेरे पिताजी, माताजी, मेरे बहन भाई, हम सब स्टेशन के प्लेटफार्म पर ही बैठे थे। हम लोगों ने वही खाना वगैरह सब खाया और ट्रेन का इंतज़ार ही कर रहे थे। मैं प्लेटफार्म पर इधर उधर घूम रहा था। मैंने देखा एक लड़की प्लेटफार्म की एक बेंच पर अकेले ही बैठी हुई है और वो मुझे ही देख रही है। उसको देखकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, पर मैंने इस बात पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया। और जहाँ मेरे घर के सभी लोग बैठे थे उसी तरफ मैं जाने लगा। प्लेटफार्म पर भीड़ बहुत थी और मुझे भीड़ में थोड़ी बहुत बेचैनी भी महसूस होती है। इसलिए मैं फ़ोन पर किसी से बातें करता हुआ चला जा रहा था कि तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं रुककर पीछे पलटा, पर अब मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने सोचा इतनी भीड़ है और इसी भीड़ में से किसी का हाथ मेरे कंधों पर पड़ गया होगा। इसलिए मैं जाकर वहीं बैठ गया जहाँ मेरे परिवार के सब लोग बैठे थे। और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई जिसमें हम बैठकर दिल्ली जाना था। और ट्रेन आते ही पूरे स्टेशन पर भागा दौड़ी मच गई। ट्रेन में बैठने के लिए और ट्रेन से भी भारी संख्या से लोग नीचे उतर रहे थे। हम भी भागकर जनरल डब्बा ही ढूंढ रहे थे और जैसे तैसे मैं और मेरे परिवार के लोग उसमें घुस तो गए, पर हमने अंदर देखा तो अंदर बैठने तो क्या, कहीं पैर रखने की जगह भी नहीं थी। इतनी बुरी हालत थी उस जनरल बोगी में और मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था भीड़ की वजह से। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा जब ट्रेन चलेगी तो रास्ते में थोड़ी दूर जाते ही सीट मिल जाएगी बैठने के लिए। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में 2 स्टेशनों के बाद हम सीट पर बैठ गए थे और लगभग 12 या 12:30 बजे के करीब ट्रेन में अच्छी शांति भी हो गई थी। और मैं भी थोड़ी देर में ऊपर जाकर ऊपर की सीट पर सो गया। लेकिन मेरी आँख 2 या 2:30 बजे के बीच खुली तो मैंने देखा कि वो बोगी में सभी लोग सो रहे थे। मैं ऊपर वाली सीट से नीचे उतर गया। मैंने देखा मेरे माता पिता और भाई बहन लोग सभी सो रहे हैं। मैं बाथरूम करने के लिए वॉशरूम की तरफ गया। तभी मैंने बाहर की तरफ देखा तो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी और स्टेशन पर काफ़ी चहल पहल थी। लोग इधर उधर चल रहे थे और बाहर हवा भी बड़ी ठंडी चल रही थी। इसलिए मैंने सोचा जब तक ट्रेन रुकी है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूम लेता हूँ। पर मेरी नज़र अचानक उस लड़की पर पड़ी जो दरवाजे पर ही खड़ी थी। और वो लड़की वही लड़की थी जिसे मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा था। लेकिन मैं उसे इग्नोर करते हुए नीचे उतर गया। स्टेशन पर थोड़ा आगे ही गया था
तो तभी मैंने देखा वो लड़की मेरे पीछे पीछे ही चल रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उसको टोकूं। लेकिन थोड़ी देर में ही वही मुझे आवाज़ देती हुई बोली, सुनो ज़रा रुको तो। मैंने पीछे पलटते हुए देखा और बोला, जी। उस लड़की ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप भी इसी ट्रेन से जा रहे हैं क्या? वो मुझे ना इसी स्टेशन पर उतरना था और मुझे स्टेशन के बाहर अकेले जाने में डर सा लग रहा है, तो क्या आप मुझे बाहर तक छोड़ दोगे? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, मुझे तो इसी ट्रेन में जाना है, पर मैंने देखा था ट्रेन से बहुत सारे लोग नीचे उतरकर स्टेशन पर घूम रहे थे, तो मैंने सोचा ट्रेन यहाँ थोड़ी देर रुकेगी शायद, इसीलिए मैंने फिर कहा, हाँ चलो मैं छोड़ देता हूँ। इतना बोलकर हम स्टेशन से बाहर की ओर जाने लगे। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे उस स्टेशन पर डर सा लग रहा था। फिर भी मैंने उस लड़की को बाहर छोड़ने चला गया। मैं यह भी सोच रहा था, चलो इसी बहाने इससे दोस्ती भी हो जाएगी, क्योंकि इसको मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा था। तभी से यह मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं आगे आगे चल रहा था और वो मेरे पीछे पीछे। हम थोड़ा सा आगे ही गए होंगे, तभी उस लड़की ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, पर मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा उसके चेहरे की तरफ, तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरी रगों में चलता खून मानो जम सा गया हो, और फिर एकदम से मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मैंने देखा उस लड़की का चेहरा बिल्कुल खून से लाल था। आंखें दोनों बाहर लटकी हुई थी और एक हाथ आधा कटा हुआ था। उसके पूरे शरीर से खून ही खून बह रहा था। लेकिन उसको देखने के बाद मेरी बस एक ही चीख निकली थी। उसके बाद मेरा गला तुरंत ही बैठ गया, क्योंकि उस लड़की ने मेरे गले पर अपने नुकीले नाखून घुसा दिए थे। मैंने देखा वो स्टेशन पर जहाँ अभी इतनी चहल पहल थी, लोग इधर उधर चल रहे थे, अब वो सब जैसे मानो गायब ही हो गए हों। अब स्टेशन बिल्कुल सुनसान सा हो गया था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया और वह धीरे धीरे मेरा गला दबाने लगी। मेरी सांसें अब उखड़ने लगी थी। मेरा चेहरा भी पसीने से तरबतर हो गया था। मुझे लग रहा था अब इसी पल मेरी जान निकल जाएगी, और मैं बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था, और तड़पते हुए मेरी एक चीख निकली। तभी मेरे पापा ने मुझे तुरंत पकड़ लिया और मुझे जगाया, तो मैंने देखा अभी तो मैं ट्रेन में ही था और ऊपर की सीट पर सोते हुए एक भयानक सपना देख रहा था। मेरे पापा ने रुमाल से मेरा चेहरा साफ किया जो पसीने से भीग रहा था। उस हल्की हल्की ठंड में भी मुझे पसीना आ रहा था। मेरी धड़कनें अभी भी दुगनी रफ्तार से धड़क रही थी। उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे अपने पास ही नीचे सीट पर बिठा लिया। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के अभी 2 ही बज रहे थे। अब मैं उठकर बोगी के वॉशरूम में गया और मैंने अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे और मुंह धोकर फिर से सीट पर बैठ गया। मैंने सोचा अब जितना भी सफ़र बचा है सीट पर बैठकर ही पूरा करूँगा। अब मैंने सोच लिया था सोना तो नहीं है, तो मैंने अब बचा हुआ पूरा सफ़र जागते हुए ही सीट पर बैठकर ही काटा। जब नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो हम सभी सामान उठाकर ट्रेन से नीचे उतर रहे थे। तब मेरी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो लड़की भी उतर रही थी अपना सामान लेकर, जिसको मैंने लखनऊ रेलवे स्टेशन पर देखा था और रात को सपने में भी देखा था। उसको देखते ही मानो मेरा दिल फिर जोर जोर से धड़कने लगा और मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। मैं भी अपने घर वालों के साथ चिपक कर चल रहा था। उसके बाद हम नई दिल्ली स्टेशन से पैदल ही चल रहे थे किसी ऑटो को देखने के लिए, क्योंकि मैंने देखा अभी भी वो लड़की हमारे साथ आगे ही चल रही थी। इस बार मैंने अपने भाई से कहा, दिनेश दिनेश इसे देख, ये लड़की लखनऊ स्टेशन पर बैठी थी और जिस ट्रेन से हम आए हैं ना उसी में ये भी आई थी, शायद उसी बोगी में थी जिसमें हम थे। मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने पहले तो मुझे अपनी अजीब सी निगाहों से देखा और उसने फिर कहा,
वहाँ कौन है? किसकी बात कर रहे हो? फिर मैंने अपने भाई से कहा, अरे जो सामने जा रही है। लेकिन दिनेश ने कहा, भैया क्या हो गया है आपको? सामने तो कोई नहीं जा रहा। उसके इतना कहते ही मानो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो लड़की मुझे अभी भी दिख रही थी। और आश्चर्य की बात तो यह थी कि वो किसी और को नहीं दिख रही थी। लेकिन थोड़ी देर में ही पापा ने ऑटो कर लिया और हम ऑटो में बैठकर अपने दिल्ली वाले घर पहुंच गए। घर पहुंचकर हमने थोड़ी साफ़ सफाई करी, क्योंकि घर लगभग 2 महीने से बंद पड़ा था। साफ़ सफाई के बाद खाना वाना खाकर हम सब आराम करने लगे और मैं भी अपने कमरे में जाकर लेट गया। और थोड़ी देर में ही मेरी आँख भी लग गई और तभी मुझे नींद में ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे बेड पर कोई लेटा हुआ है और वो भी बड़ी ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है और उसने एक हाथ मेरे ऊपर भी रखा हुआ है। मैंने तुरंत आंखें खोली तो मानो मेरे होश उड़ गए और उसके साथ ही मेरे मुंह से बहुत सी ज़ोर से चीखने की आवाज़ निकली और मैं बेड से कूदकर तुरंत बाहर की तरफ भागने लगा। मैं रोता चीखता चिल्लाता हुआ बाहर भाग रहा था। बाहर मेरे पिताजी क्यारी में साफ सफाई कर रहे थे। उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो तुरंत आकर पकड़ लिया। पापा मुझसे पूछ रहे थे, क्या हुआ मुकेश बेटा, क्या हुआ? लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बहुत घबराया हुआ था। थोड़ी देर में ही हमारे घर के सभी लोग वहाँ आ गए। सब मेरे से बार बार पूछ रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ, पर मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, वो लड़की अंदर है और वो मेरे कमरे में है, बिस्तर पर लेटी है, वो वही लड़की है। वो मैं साफ साफ नहीं बोल पा रहा था, हकलाते हुए मेरे मुंह से शब्द निकल रहे थे। मेरे पापा और भाई बहन सभी लोग तुरंत कमरे के अंदर भाग कर आए। उन्होंने देखा कमरे में तो कोई नहीं था। कमरा तो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। सबने उधर उधर देखा लेकिन कोई भी नहीं था और ना ही कोई बाहर जा सकता था, क्योंकि घर के चारों तरफ बाउंड्री लगी थी और गेट बंद था। मेरे पापा ने मुझे फिर से कहा, बेटा कोई भी तो नहीं है, कहीं तुमने शायद कोई सपना देखा होगा। रात में भी डर गए थे, इतना लंबा सफ़र कर कर आए हैं, हम सब लोग सब थक गए हैं, इसलिए तुम्हें कोई वहम हुआ है। नींद में तुमने कोई सपना देखा होगा। मम्मी पापा भाई बहन सब यही कह रहे थे, मुकेश तुमने कोई सपना ही देखा होगा। सब लोग थोड़ी देर में इधर उधर तो चले गए, लेकिन मैं अभी भी बहुत दहशत में था, क्योंकि मुझे पता था मैंने कोई सपना नहीं देखा है, क्योंकि ये सपना नहीं हो सकता। जब मैं बेड से नीचे कूदा था तब भी मैंने देखा वो लड़की बेड पर ही लेटी हुई थी, जो पहले लखनऊ स्टेशन में मिली थी। फिर ट्रेन में मैंने सपना देखा था और जब हम दिल्ली स्टेशन पर उतरे तब भी वो लड़की हमारे साथ ही ट्रेन से उतरी थी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वो लड़की मेरे सिवा किसी को नहीं दिख रही थी। यही सब सोचते विचारते दहशत के साए में पूरा दिन ख़त्म हो गया और रात को जब सब लोगों ने खाना खाया और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए और मैं भी अपने कमरे में चला गया, मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद करा और बेड पर ही लेटा हुआ था। कमरे में लाइट भी जल रही थी। मैं अपने फ़ोन में कुछ काम कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद, यानी 11 या 12, 12:30 का समय हो रहा था। तब मैंने सोचा अब लाइट बंद करके सो जाता हूँ। मैं बेड से उठा और लाइट बंद करने के लिए गया, तभी मैंने सुना कोई मेरे कमरे की खिड़की बजा रहा है। खिड़की बजाने की आवाज़ बड़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। मैंने तुरंत खिड़की की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी रगों में चलता खून मानो जम सा गया हो। तभी मेरी एक चीखने की आवाज़ निकली, क्योंकि मैंने बाहर देखा कि वही लड़की खिड़की बजा रही थी। वो अपने एक हाथ से खिड़की बजा रही थी और उसका एक हाथ कटा हुआ था। चेहरा बिल्कुल कटा फटा था, पूरे चेहरे पे खून ही खून लगा था। चेहरे के आगे सब बाल आए हुए थे, उसके बाल भी सब बिखरे हुए थे। मेरी नज़र उस पर ही थी और मेरे हाथ में फ़ोन भी था। मैंने तुरंत अपने पापा को फ़ोन करा और कहा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है और वो बाहर आ गई है,
अब वो मेरे कमरे के बाहर खड़ी है। मेरा इतना ही बोलना था कि मेरे पापा ने देर नहीं लगाई और तुरंत मेरे कमरे में आकर बोले, खोलो दरवाज़ा मुकेश। मैंने भी तुरंत दरवाज़ा खोला और डरा हुआ सहमा हुआ पापा से लिपट कर रोने लगा। मेरे पापा ने कहा, कोई तो नहीं है यहाँ, कोई भी नहीं है। मैंने फिर कहा पापा से, बाहर देखो खिड़की के पास। आपने बाहर देखा क्या खिड़की की तरफ? लेकिन मेरे पापा ने जैसे ही खिड़की के बाहर की तरफ देखा तो उन्हें कोई भी नहीं नज़र आ रहा था और मैं उस समय पापा के साथ ही खड़ा था और वो मुझे अभी भी साफ साफ दिख रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी, जब मैं कमरे के अंदर था तो वो मुझे बहुत विचित्र हालत में दिख रही थी और उसका हाथ भी कटा हुआ था और वो उसका पूरा शरीर खून से तरबतर था। लेकिन बाहर वो बिल्कुल सही और बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हुई थी, अपनी डरावनी मुस्कान लिए मुझे देख रही थी। तभी मैंने अपने पापा से कहा, पापा यह मुझे मार देगी, ये मुझे छोड़ेगी नहीं। मुझे अब मेरे पापा ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, बाहर कुछ भी नहीं है। पापा लाइट जलाकर देख रहे थे लेकिन पापा को आसपास कोई नहीं दिख रहा था। उसके बाद पापा मुझे अपने साथ नीचे बरामदे में ले आए। अब घर के सभी लोग जाग चुके थे। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग मेरे साथ बरामदे में खड़े थे और मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। बस एक ही बात कह रहा था, वो मुझे मार देगी, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अब मेरे घर के लोग सब मेरे पास ही बैठे हुए थे और सब मुझे समझाते हुए कह रहे थे, यहाँ कौन है जो तुम्हें मारेगा? हम हैं ना यहाँ, कोई भी नहीं तुम्हें मार सकता और तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, तुम डरो मत। उसके बाद सब ने बरामदे में चारपाई रखी हुई थी, सब ने मुझे उसी पर लिटा दिया। लेकिन वो लड़की मुझे मेरे सिरहाने के सामने खड़ी दिख रही थी और मुझे वो डरावनी मुस्कान लिए घूर रही थी। मैं अपने मम्मी पापा को सबको यही कह रहा था, यह देखो यही खड़ी है, लेकिन किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा था और सब यही कह रहे थे कि यह किसी चीज़ से डरा होगा मुकेश, इसलिए मुकेश को ऐसा वहम हो रहा है। पर अभी जब वो लड़की मेरे सिरहाने पे पास खड़ी थी तब वो मेरे सीने पर आकर बैठ गई और अपने लंबे लंबे नाखून मेरे गले में घुसाने लगे। अब मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज़ बहुत तेज हो चुकी थी। मेरे गले से बहता खून देखकर घर वाले भी बहुत डर गए थे और मेरी मम्मी भी रोने लगी। हमारे पूरे घर में दहशत का माहौल हो गया था। लेकिन मेरे पापा ने शायद किसी को भेज दिया था घर से थोड़ी दूर, एक तांत्रिक बाबा जो रहते हैं उसको लाने के लिए, जो भूत प्रेत में थोड़ी रुचि रखते हैं और वह ऐसी चीज़ों को जानते भी हैं। हमारे पड़ोस के एक भैया बाबा को लेकर उसी समय हमारे घर में पहुंच गए। बाबा ने बरामदे में कदम रखते ही घर के सब लोगों को कहा, सब दूर हट जाओ, उस लड़के के पास अभी कोई मत खड़े रहना, सब दूर हो जाओ। बाबा ने मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का, जा कुछ और ये तो मुझे पता नहीं। उसके बाद बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। बाबा मंत्र तो पढ़ रहे थे लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था अब मैं अपने बस में नहीं था और मेरे मुंह से अपने आप ही आवाज़ निकल रही थी, यह मुझे पसंद आ गया है और मैं इसे पसंद हूँ, इसलिए मैं इसको लेकर जाऊंगी। बाबा ने मंत्र पढ़ते जोर से कहा, कौन है तू? बोल, कौन है तू? कहाँ से आई है? शायद वो मेरे अंदर प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए मेरे मुंह से अपने आप आवाज़ निकल रही थी और जो मैं नहीं बोलना चाहता था वह बोल रही थी। इसको मैंने देखा है और यह मुझे पसंद आ गया और मैं भी इसको पसंद हूँ, इसलिए अब यह सिर्फ मेरा है और मैं इसको लेकर जाऊंगी। बाबा शायद समझ चुके थे कि यह क्या है और कौन है, इसलिए बाबा ने कहा, अच्छा डायन है तू, अभी बताते हैं, रुक। फिर बाबा ने मेरे पापा को कहा, यहाँ आग जलाने की व्यवस्था करो तुरंत अभी। पापा ने लकड़ियाँ वगैरह लाकर तुरंत वहाँ आग जलाई बरामदे में।
बाबा ने एक लोहे की सरिया को जलाकर बिल्कुल लाल कर दिया और कहा, तू अभी प्यार से छोड़कर चली जा वरना तुझे इसी अग्नि में भस्म कर देंगे। लेकिन मेरे मुंह से बड़ी भयानक आवाज़ निकल रही थी और वो कह रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको लिए बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको लिए बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि ये मुझे पसंद आ गया है और मैं इसको पसंद हूँ। उसकी बात सुनकर बाबा ने कहा, चल ठीक है। उसके बाद बाबा ने वो गरम सरिया मेरे पैरों के तलवे पर लगा दिया और मुझे उस गरम सरिये का असर कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी मैंने देखा और उस समय सब लोगों ने देखा वो डायन वहीं पर सबके सामने आ गई और उसने गुस्से से कहा, ऐ तांत्रिक, छोड़ दे मुझे वरना सबसे पहले तुझे ही मारूंगी। फिर इन सबको, हट जा मेरे रास्ते से, तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे बस ये लड़का चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अभी मैं तुझे इसमें भस्म कर दूंगा, नहीं तो अभी भाग जा यहाँ से और कभी लौट कर मत आना। बाबा ने इतना कहा और मंत्र पढ़े और अग्नि में कुछ डालने लगे। तभी उसके रोने चीखने की आवाज़ बढ़ गई। उसको भागते हुए सब लोग देख रहे थे। उसके बाद बाबा ने बताया कि वो एक डायन है जिसका नाम मीरा था। बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पहले वो रेलवे स्टेशन पर चाय समोसे बेचा करती थी, पर एक दिन वो लड़का जिसको वो बहुत पसंद करती थी, उस लड़के ने मीरा को मार दिया और उसके चेहरे को ब्लेड से पूरी तरह से काट दिया और उसका एक हाथ काटकर पूरे शरीर में चाकू से जख्म करके मार दिया और तड़पते हुए मीरा ने अपनी जान दे दी। बाबा उसे देखते ही उसकी सारी कहानी समझ गए थे, बस उसके मुंह से ही सुनना चाह रहे थे। बाबा ने फिर कहा, मुकेश ने इसको देखा होगा और वो इसे अच्छी लगी होगी और उसे भी मुकेश पसंद आ गया। अगर तुम लोग थोड़ा और देर करते मुझे बुलाने में तो शायद मुकेश की जान ले लेती और ये उसे अपने साथ ले जाती। उसके बाद बाबा ने मंत्र पढ़कर ताबीज़ बनाकर मेरे गले में डाल दी और एक धागा हाथ में बांध दिया और फिर कहा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना कहकर बाबा तो चले गए, पर मैं उस दहशत में उस रात तो क्या कई रातों तक नहीं सो पाया और मैंने उसके बाद से कभी भी ट्रेन में सफ़र नहीं किया। इस कहानी को आज मैंने आपके सामने बता तो दिया, लेकिन सच मानो ये कहानी बताते हुए आज भी मेरी रूह कांप जाती है और आज भी मैं उस दहशत में रहता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ तक की थी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।